हाँ भाई, क्या पढ़ा रहे थे बताओ। हम्म। बोलो। अंग अंग उत्पत्ति एडिंग डिलायंस। अंग उत्पत्ति, बहुत बढ़िया। हम्म। अंग उत्पत्ति। तो कुछ पहले पूछ लिया जाए। कुछ पूछने के लिए बोला था ना। हम्म। बताओ भाई गौरव। अरे गौरव, हाँ बॉस। क्या पूछने के लिए बोल रहे थे? कुछ पूछने के लिए भी बोले थे। बोले तो थे। उज्जवल, मनीष, साक्षी, श्वेता। हाँ। हाँ बॉस। कुछ पूछने के लिए बोले थे। बॉस आज तो नहीं बोले थे, पूछ लीजिए। रोज पढ़ा करो बेटा। बॉस, बताओ चलो। देखो, बताओ, लिंग विनिश्चय किस मास में होता है? लिंग विनिश्चय। दूसरे में बॉस। हैं? इसमें तो ऐसे उसमें मॉडर्न में तो 8 to 10 वीक्स है। हम्म। और अ, दूसरे में ही दूस होता है, सही बात है। सही बोल रहे हो, दूसरे मास में ही होता है। और बताओ, हारीत के अनुसार गर्भांकुरों की उत्पत्ति। किसकी बॉस? गर्भ अंकुर। गर्भ अंकुर 5वें से पहले है। और कोई बताए? हम्म। साक्षी, बहुत बढ़िया। बताओ। हम्म। बस 50 दिन में। बहुत बढ़िया। किस मास में होती है 50 दिन में गर्भांकुरों की उत्पत्ति? बस सेकेंड मास में। बहुत बढ़िया। चलो एक और क्वेश्चन बता दो। गर्भ उपनिषद के अनुसार प्रथम मास का सुनाओ। कैसे कैसे उत्पत्ति होती है गर्भ उपनिषद? बस उसमें था कि मतलब प्रथम रात्रि में कलल बनता है। हम्म। और जो सेवेंथ रात्रि में बुदबुदाकार हो जाता हम्म। है। सेवेंथ रात्रि में बुदबुदाकार हो जाता है। हाँ। और सच है। और 15 दिन में वो पिंड रूप में होता है। बहुत बढ़िया। और एक मास में कठिन कठिन हो जाता है। कठिन। कबू पिक। कबू पिक। बहुत बढ़िया। गौरव कौशल, हारित का सुनाओ। गौरव कौशल। श्वेता। हाँ गौरव बताओ। प्रत्येक दिन कलल स्वरूप रहता है। 10 दिन में बुदबुदाकार, 15 दिन में घन स्वरूप, और बस 20 दिन में मांस पिंड स्वरूप हो जाता है। हम्म। और 25 दिन पंचभूतात्मक। हम्म। और बस फिर एक एक मास में पंच तत्व प्रजाएं थे, मतलब
पंचतत्व उत्पन्न होता है। बहुत बढ़िया, पढ़ लिख रहे हो यार तुम लोग हैं। तुम्हारे कॉलेज से सिलेक्शन भी अच्छे हैं इस बार। हाँ बस हुआ है। पढ़ोगे नहीं तो मामला गड़बड़ा जाएगा, पढ़ोगे तो देखो कितना अच्छा रिजल्ट है। मुझे लग रहा है तुम्हारा कॉलेज का इस बार यूपी टॉप ना कर दे। हम्म, यूपी टॉपर तुम्हारे कॉलेज से निकलेगा इस बार। और ये बहुत ये मान लो गवर्नमेंट कॉलेजों के मुंह पर तमाशा पड़ेगा इस बार। और तमाशा 2-3 साल से पड़ रहा है, ऐसा नहीं है। ये लोग पता नहीं क्यों इस बात से आंकते हैं लोगों को कि ये प्राइवेट कॉलेज से कर रहा है तो कुछ नहीं जानता होगा। ऐसा नहीं है, प्राइवेट कॉलेज वाले बहुत बढ़िया पढ़ रहे हैं इस समय। लगातार 2 से 3 साल से हमारे यहाँ सल में 1-2 बच्चे हैं प्राइवेट कॉलेज से। आशीष लड़का आया है प्राइवेट कॉलेज से, पिछले साल सल में, उससे पहले प्राइवेट कॉलेज से बच्चे आए थे। 2-3 साल से लगातार आ रहे हैं। सेकंड फर्स्ट हम्म, सेकंड टॉपर तो मुझे लग रहा है हर साल से प्राइवेट कॉलेज। मेहनत करो, चाप कर, ठीक है। तो चलो तीसरा मास कोई सुना दे पूरा। कौन सुनाएगा तीसरा मास? सौम्या परिहार। तीसरा मास पूरा सुना डालो। बस तृतीय मास में आचार्य चरक के अकॉर्डिंग जो है सभी इंद्रियों का मतलब सभी इंद्रिय और सभी अंग अवयव जो है एक साथ उत्पन्न होते हैं वहाँ। हम्म आचार्य सुश्रुत का जो है वो है तृतीय हस्तपाद शेषाम पच्चपिंडिका निवर्तन्ते अंग प्रत्यंग विभागो सूक्ष्मो भवति। हम्म और अष्टांग हृदय जो है उनका ये गात पंजक उत्पन्न होता है, साथ साथ में मूर्धा की उत्पत्ति और सुख दुख का ज्ञान होता है हृदय के अकॉर्डिंग। हम्म और संग्रह में शक्ति बाहु और पंचपिंडिका एक साथ और इंद्रियों का एक साथ उत्पन्न होना अष्टांग संग्रह के अकॉर्डिंग। हम्म और हारीत का प्रवर्धमान अवस्था होती है इसमें, हस्तपाद की प्रवर्धमान अवस्था। हम्म और काश्यप जो है इसमें जो गर्भ होता है इस मास में प्रस्पंदन युक्त होता है और चेतना युक्त और वेदना का ज्ञान होता बहुत बढ़िया। है। मन की अधिक अभिव्यक्ति होती है। बहुत बढ़िया, चलो तुम अब वो लिख लो, क्या कहते हैं उसे, गर्भ में प्रथम उत्पन्न अंग के बारे में बात करते हैं। ठीक है, गर्भ में उत्पन्न प्रथम अंग। ठीक, लिखो। एक टेबल बनाएंगे, इससे क्वेश्चन आता जरूर है, इससे कैसा क्वेश्चन आएगा ये हम बताएंगे तो, ठीक है। अभी तक तो इससे सिंपल क्वेश्चन पूछता है, बहुत कठिन क्वेश्चन नहीं पूछ रहा है, लेकिन कठिन क्वेश्चन पूछ लेगा तो क्या कर लोगे। लिखो गर्भ में उत्पन्न प्रथम उत्पन्न अंग, हेडिंग डालो, और इसी के हिसाब से इसमें टेबल बनानी है। पहली टेबल का 3 कॉलम बनाएंगे, 4 कॉलम, गर्भ में उत्पन्न प्रथम अंग। दूसरी टेबल बनाओ चरक, तीसरा पे लिखो सुश्रुत और भाव प्रकाश, चौथे पे लिखो भेल। भेल लिख लिए।
देखो चरक में लिखते हैं, पहले मैं चरक लिखा रहा हूं। गर्भ में उत्पन्न प्रथम अंग चरक। ठीक, तो इसमें कंसेप्ट क्या है? चरक संहिता में ही तमाम आचार्यों ने, इस पे संभाषा हुई ना, तो तमाम आचार्यों ने क्या किया, इसके ऊपर चरक और सुश्रुत वगैरह सब आचार्यों ने अपनी अपनी टीका की। मतलब इस पर संभाषा हुई तो हर आदमी आया, हर ऋषि आए तो उन्होंने बोला कि नहीं ये वाला अंग पहले उत्पन्न होता है। तो ये ऐसा मानते हैं कि किस आचार्य ने कहा है ऐसा। तो गर्भ में उत्पन्न प्रथम अंग में नंबर 1 लिखो सिर। तो चरक में किसने बोला कि सिर उत्पन्न होता है? कुमार सिरा भारद्वाज। कुमार सिरा भरद्वाज ने क्या बोला कि गर्भ में सबसे पहले क्या उत्पन्न होता है? सिर उत्पन्न होता है। ठीक है, और इसी को लेकर संभाषा हुई थी, इसी को लेकर मतभेद था सब ऋषियों में कि सिर उत्पन्न होता है। कारण क्या कहा उन्होंने? बोले कि सिर तो जो है सभी इंद्रियों का आश्रय होता है। सिर क्या है? सभी इंद्रियों का आश्रय है, इसलिए क्या उत्पन्न होता है? सिर उत्पन्न होता है। अब वहीं कांकायन ऋषि भी बैठे हुए थे, तो उन्होंने बोला कांकायन ने कि नहीं, सिर नहीं उत्पन्न होता, हृदय उत्पन्न होता है। पहले हृदय की उत्पत्ति के बारे में किसने बताया? कांकायन ऋषि ने। एक आचार्य अगले, जिनका नाम था भद्रकाप्य, वो बोले नहीं, हृदय भी उत्पन्न नहीं होता। वो क्या बोले? नाभि उत्पन्न होती है। तो नाभि का प्रथम उत्पत्ति का बारे में किसने बताया? भद्रकाप्य ने। भद्रकाप्य, ठीक है। एक अगले आचार्य सब बैठे हुए थे। ये मान लो जैसे हमारी क्लास चल रही है, ठीक है, क्लास चल रही है, मनीष कुशवाहा बोलेंगे नहीं, अब मान लो हम संभाषा कर रहे हैं किसी विषय पे, किसी विषय पे मान लो कर रहे हैं, तो मनीष बोल रहा है कि नहीं बॉस इसमें तो सिर उत्पन्न होगा। तो हम क्या लिख दिए कि सिर भाई मनीष कुशवाहा। सिर के लिए बारे में किसने बोला? मनीष कुशवाहा। गौरव कौशल बोल लेंगे नहीं बॉस हृदय उत्पन्न होता है, तो हृदय उत्पन्न भाई गौरव कौशल। साक्षी गुप्ता कह रही है कि नहीं बॉस नाभि उत्पन्न होती है, तो नाभि उत्पन्न भाई साक्षी गुप्ता। ठीक, ऐसे संभाषा चल रही थी। अगले आचार्य आए, उन्होंने बोला नहीं है, नाभि नहीं उत्पन्न होती, पाड़ी और पाद माने हाथ पैर उत्पन्न होते हैं पहले, सबसे पहले। तो ये किसने बोला? बड़िस ने। ये बात बोली किसने? बड़िस ने। फिर आए वैदेह जनक, उन्होंने बोला पाड़ी पाद नहीं, इंद्रियां उत्पन्न होती हैं, सबसे पहले इंद्रियां उत्पन्न होती हैं। वैदेह जनक, वैदेह जनक। ठीक, वैदेह जनक ने क्या कहा? इंद्रियां उत्पन्न होती, बुद्धि का अधिष्ठान होने के कारण इंद्रियों की उत्पत्ति होती है। देखो अगला लिखो अविचार्य। अविचार्य माने इस पर विचार नहीं करना चाहिए। किसने ये बात कही? कि मारिच, मरिच और काश्यप, दो ऋषि हैं, मरिच और काश्यप। इन्होंने बोला इस पर विचार नहीं करना चाहिए कि सभी गर्भ अंग जो है तो वो तो अंदर है, तो इस पर क्या विचार करोगे तुम? तुम्हें क्या मालूम कि क्या उत्पन्न होगा? अजीब बात कर रहे हैं। ये भी बात इनकी ठीक है, लेकिन बाद में सब अल्ट्रासाउंड वगैरह से सब चीजें पता चलने लगी ना। ठीक, अब भगवान धन्वंतरी आए।
अब ये इंपोर्टेंट है, चरक में धन्वंतरी बोले सर्वांग प्रत्यंग, सर्वांग प्रत्यंग एक साथ सभी अंग उत्पन्न होते हैं। और बाद में समन्वयात्मक मत जो दिया, समन्वयात्मक क्या भी एक और लिखो, भगवान धन्वंतरी का हो गया एक साथ उत्पन्न होते हैं। हाँ चलो ये इसमें है नहीं। हाँ समन्वयात्मक मत लिखो भगवान पुनर्वसु आत्रेय का। इन्होंने भी बोला सर्वांग प्रत्यंग, भगवान पुनर्वसु आत्रेय। भगवान पुनर्वसु आत्रेय इन्होंने भी कहा कि सभी अंग प्रत्यंग एक साथ उत्पन्न होते हैं। तो इस सर्वांग कैसा मत माना जाता है? समन्वयात्मक मत। समन्वयात्मक। अब देखो, अब क्वेश्चन कैसे बनेगा? क्वेश्चन बनेगा कथन नंबर 1, सर्वेंद्रियाणी सर्व अंग अवयव एक साथ उत्पन्न होते हैं चरक के अनुसार। पहला कथन आएगा कि सभी प्रकार के अंग, सभी प्रकार की इंद्रियां एक साथ उत्पन्न होती हैं, चरक ने ऐसा तृतीय मास में कहा है। क्या ये कथन सत्य है? सर्व इंद्रियाणी समझ लो, सर्व अंग अवयव एक साथ उत्पन्न, युगपत उत्पन्न होते हैं, यही मत लिखवाए हैं चरक में। ये नंबर कथन दे देगा एक कि निम्न में से कथन से चुनिए, सत्य कथन चुनिए। दूसरा कथन दे देगा कि गर्भ में प्रथम उत्पन्न अंगों में चरक संहिता के अनुसार चरक ही चल रहा है। प्रथम इंद्रियों की उत्पत्ति वैदेह जनक ने मानी है। ऐसे क्वेश्चन बनाएगा, दो क्वेश्चन को मिलाकर, वैदेह जनक ने इंद्रियों की उत्पत्ति मानी है। ठीक। और नाभि की उत्पत्ति किसने मानी है? खंड काव्य ने। खंड काव्य। अब ये गलत है, यहां आएगा भद्र काव्य। पूछ लेगा क्वेश्चन। एक चीज छूट गई है इसमें, यहां कहीं लिख लो इंद्रियों के बाद में एक छूट गया, पक्वाशय और गुदा। पक्वाशय और गुदा में लिख लेना सोनक। पक्वाशय और गुदा उत्पन्न होती है पहले, ये सोनक ने कहा ऐसा। ठीक है, ये लिख लिया तुम लोगों ने, समझ में आ गया क्वेश्चन कैसे पुटअप हो सकता है? हैं? अरे बोलो भाई। अब लिखो सुश्रुत। अब लिखो सुश्रुत। अभी मैं इसकी एक ट्रिक लिखाऊंगा एक साथ, निश्चिंत रहो। अब लिखो सुश्रुत और भाव प्रकाश। ठीक, सुश्रुत और भाव प्रकाश।
लिखो। तो सुश्रुत में लिखो सिर के बारे में किसने बताया? लिखो शौनक। शौनक, शौनक ऋषि। हृदय के बारे में किसने बताया? ये क्वेश्चन पूछ चुका है हृदय। लिखो कृतवीर्य। बिहार पीएससी पूछा गया था ये क्वेश्चन। पीएससी के लिए फेवरेट क्वेश्चन है। गर्भ मासान मासिक, गर्भाव क्रांति सब। लिखो नाभि। नाभि पाराशर। पाराशर ऋषि बताएंगे नाभि पहले उत्पन्न होती है। पाड़ीपाद। पाड़ीपाद उत्पन्न होते हैं। ये बताए मार्कंडे ऋषि। पाड़ीपाद प्रथम उत्पन्न होते हैं, इस बारे में बताया मार्कंडे ऋषि ने। ठीक। इंद्रियों के बारे में किसी ने नहीं बताया, पक्वाशय के बारे में किसी ने नहीं बताया। सर्वांग प्रत्यंग लिखो सीधा, सर्वांग प्रत्यंग। सर्वांग प्रत्यंग में लिखो, अभी लिखो तो मध्य शरीर। मध्य शरीर, बाकी सब कॉलम खाली छोड़ दो। मध्य शरीर लिखो गौतम, ये आया नहीं होगा इसमें। अब सर्वांग प्रत्यंग में लिखो धन्वंतरी। सर्वांग प्रत्यंग में लिखो धन्वंतरी। सर्वांग प्रत्यंग में लिखो धन्वंतरी। ठीक। ठीक हो गया। अगला लिखो भेल। भेल लिखो सिर। भरद्वाज ऋषि। सिर के बारे में किसने कहा? भरद्वाज ऋषि। हृदय, पाराशर ऋषि। हृदय पाराशर। नाभि, खंड काप्य। नाभि की प्रथम उत्पत्ति खंड काप्य। पाणिपाद, बड़िस। पाणिपाद, बड़िस। इंद्रियों को खाली छोड़ो। पक्वाशय और गुदा, शौनक। और सर्वांग प्रत्यंग में लिखो पुनर्वसु आत्रेय। चक्षु, चक्षु में लिखो काश्यप। चक्षु अलग से बनाओ, लिखो काश्यप। क्या छूट गया बेटा? साक्षी, साक्षी क्या छूट गया बेटा? ठीक है। लिख लिया?
अब देखो इसको समराइज अगर हम करें तो सिर की उत्पत्ति यहां चरक, सुश्रुत और भाव प्रकाश और भेल। तो सिर की उत्पत्ति कुमार सिरा भारद्वाज, शौनक और भरद्वाज। तो ये है सिर भारी। सिर कैसा है? भारी है। क्यों भारी है? सोने का सिर है इसलिए भारी है। और भेल ने लगभग उत्पत्ति में चरक का ही किया है। ठीक, स्पेशली चक्षु इंपोर्टेंट है काश्यप का। ठीक, और हृदय में अंतर आया है, बस चक्षु में और हृदय में अंतर आया है। चक्षु अलग से मान लिया है, हृदय पाराशर माना है, और जहां भद्र काव्य वहां खंड काव्य, बस वो मैं बता रहा हूं अभी। तो सिर कैसा है? सोने का, भारी भारी है। हृदय, हृदय में लिखो काका का हृदय कृतघ्न है पाराशर से। काका का हृदय कृतघ्न है पाराशर का, पाराशर से। तो कांकायन माना चरक ने, हृदय के बारे में बात हो रही है। कृतघ्न माने कृतवीर्य, और पाराशर हो गया भेल का। ठीक, ये हो गया सिर भारी और सोना भारी। सिर भारी, सोना भारी। नाभि के बारे में बात करें तो लिखो भद्र की नाभि पर खंडन। भद्र की नाभि पर खंडन। भद्र काव्य नाभि के बारे में बोले, पाराशर सुश्रुत भाव प्रकाश में खंडन माने खंड काव्य भेल में। ठीक, इंद्रियां जो होती हैं, इंद्रियों में, इंद्रियां विदाह की जनक होती हैं। इंद्रियां क्या है? विदाह की जनक। तो इंद्रियों को किसने बताया? वैदेह जनक ने। किसका माइक्रोफोन ऑन है? इंद्रियां विदाह की जनक हैं। पाड़ी पाद लिखो। पाड़ी पाद माने हाथ पैर। तो हाथ पैर पर क्या है? या पापा लिख लो, ये पापा, पाड़ी पाद, पापा। पापा क्या लेकर आए? बड़े मार्क लेकर आए। बड़े मार्क, बड़े माने बड़े, मार्ग माने मार्कंडेय। ठीक, पापा क्या लाए? बड़े मार्क। और अब विचार है काश्यप की मरिच। अब विचार है काश्यप की मरिच। ये अविचारणीय है। काश्यप की मरिच कैसी है? अविचारणीय। अब एक अगला कंसेप्ट लिखो। यहां तक लिख लिया तुमने? अरे बोलो भाई। अरे बोलो, लिख लिया?
चलो लिख लिया तो बहुत अच्छा है। आगे लिखो, हेडिंग डालो। ये जो गर्भ की उत्पत्ति जो हो रही है, हाँ भाई अंकित बोलो। लिख डाला। ये जो गर्भ की उत्पत्ति हो रही है, जो अंग जो बन रहा है, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब ये चिकित्सा के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छी चीज आ रही है। हेडिंग डालो। अंग प्रत्यंग उत्पत्ति के घटक। हेडिंग नहीं भी डालोगे तो भी काम चल जाएगा। अंग प्रत्यंग उत्पत्ति के घटक, बहुत गजब का क्वेश्चन होता है। लिखो सुश्रुत। अब चिकित्सा समझना। अगर तुम्हें अंग की उत्पत्ति का घटक नहीं पता है ना, तो डॉक्टर साहब कुछ भी कर लो, चिकित्सा प्रॉपर तो नहीं कर पाओगे। चिकित्सा बहुत बेसिक निकलती है। यहां से देखो, लिखो लिखो यकृत प्लीहा। लिखो यकृत और प्लीहा। यकृत और प्लीहा की उत्पत्ति किससे होती है? रक्त से। गर्भ के रक्त से उत्पन्न होता है कौन? यकृत और प्लीहा। पेशेंट तुम्हारे पास आ रहा है, उसको लिवर स्प्लीन की दिक्कत है, तो डॉक्टर साहब रक्त वह स्रोतस पर विचार करिए डायरेक्ट। ऐसी औषधियों का प्रयोग करिए जो रक्त का शोधन करती हो, रक्त पे कार्य करती हो। 100% फायदा मिलेगा, डैम श्योर है ये बात। यकृत प्लीहा नंबर 2 लिखो। लिखो फुफ्फुस। फुफ्फुस की उत्पत्ति होती है रक्त के फैन से, तो यहां भी रक्त पर ही विचार कर सकते हो, रक्त के फैन से। और लिखो उंडुक। उंडुक एक्चुअली कंट्रोवर्शियल ऑर्गन माना जाता है, लेकिन इसे अपेंडिक्स से कोरिलेट करते हैं। लिखो रक्त के मल से। रक्त के मल से यकृत प्लीहा रक्त से, फुफ्फुस रक्त के फैन से, फासे फैन, फासे फुफ्फुस। ठीक। और मल उंडुक। उंडुक को अपेंडिक्स मानोगे तो अपेंडिक्स वैसे भी कैसा ऑर्गन होता है? कुछ काम का नहीं होता, वहां जो मल जाके इकट्ठा होता है, सब बैक्टीरिया एक्टीरिया उसी में रहते हैं। ठीक। मल से। लिखो आंत्र गुदा और वस्ती। आंत्र गुदा और वस्ती की उत्पत्ति किससे होती है? लिखो श्लेष्मा और रक्त के प्रसाद। श्लेष्मा और रक्त के प्रसाद या सारतम भाग के, या सारतम भाग के पित्त द्वारा पाक होने से, सारतम भाग से पित्त द्वारा पाक होने से उसमें वायु अनुधावन कर जाती है। पित्त द्वारा पाक जब होता है, उसमें वायु घुस जाती है, वायु अनुधावन। इसलिए यहां हम क्या करते हैं, वायु का अनुलोमन कराते हैं यहां, इसलिए वस्ती वायु का स्थान है। श्लेष्मा रक्त के सारतम भाग के पित्त द्वारा पाक होने से वायु अनुधावन कर जाती है, तो किसकी उत्पत्ति होती है? आंत्र गुदा और वस्ती। आंत्र गुदा और वस्ती।
तो जहां ये तुमने रक्त का मल लिखा है यहां लिख लेना शोणित किट प्रभव, ऐसे क्वेश्चन पूछता है कभी कभी। शोणित किट प्रभव, इसको कहता है शोणित फेन प्रभव, फासे फेन फासे फुफ्फुस इसी से निकल जाता है। और आंत्र गोदावस्ती का होता है श्लेष्मा और रक्त के प्रसाद या सारतम भाग। ठीक है, तो वायु भी है, पित्त भी है, कफ भी है, लेकिन प्रसाद भाग किसका है? रक्त का और शोणित का। अगला लिखो जिह्वा की उत्पत्ति, बहुत इंपॉर्टेंट है जिह्वा, 50 बार पूछा जा चुका है। जिह्वा, एक वर्ड लिखो जिह्वा में मारक, जिह्वा ही मारक होती है। मार कौन कराती है? जिह्वा। गारे गरे आ दिए, प्रेम से बात कर लो तो हाथी मिल जाएगा, गरे आओगे तो हाथी के पांव के नीचे दे दिए जाओगे। एक इसके लिए बड़ा अच्छा श्लोक है, याद नहीं आ रहा हमको, लाइन है इसकी। मारक माने मांस, रक्त और कफ, मांस, रक्त और कफ। कंसेप्ट लिखो इसका पूरा, ये तो बेसिक कंसेप्ट हो गया, बढ़िया क्वेश्चन भी पूछ सकता है। ठीक है, कंसेप्ट तो यही है, कफ शोणित मासानाम सार जिह्वा प्रजायते। ठीक है, कफ शोणित मासानाम सार जिह्वा प्रजायते, कंसेप्ट लिखो। लेकिन लिखो उदर में आधमान से, ऐसे लिखो आधमान से उत्पन्न, कंसेप्ट लिखो आधमान से उत्पन्न, आधमान से उत्पन्न लिखो रुक्म सारवत। रुक्म, रुक्म सोने को कहते हैं, रुक्म सारवत, रुक्म माने सोना, गोल्ड, सोने के सार भाग के समान, रुक्म सारवत। लिखो उदर में, उदर में लिखो वात और पित्त द्वारा, वात और पित्त द्वारा पच्यमान। वैसे इतना पूछा नहीं है आज तक, लेकिन कोई पता नहीं किसी का, क्योंकि जहां से क्वेश्चन बनता है वो चीजें क्लियर होनी चाहिए पूरी। पच्यमानवत, बस वही, बाकी वही जिह्वा की उत्पत्ति है। ठीक, लिखो पेशी, पेशियों की उत्पत्ति किससे होती है? देखो पेशी, लिखो पित्त से युक्त वायु स्रोतस को विदीर्ण कर, पित्त से युक्त वायु स्रोतस को विदीर्ण कर मांस में प्रवेश कर, पित्त से युक्त वायु स्रोतस को विदीर्ण कर देती है, मांस में प्रवेश कर जाती है, पेशियों का निर्माण हो जाता है। ठीक, तो इसलिए मसल्स में जब पेन होता है या कोई दिक्कत होती है तो वायु की चिकित्सा की जाती है, वात पित्त की चिकित्सा। लिखो सिरा और स्नायु, ये इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है सिरा स्नायु का। इसकी उत्पत्ति तो पूछता है, इसका पाक पूछ लेता है, सिरा स्नायु। लिखो मेद का स्नेह भाग, मेद का स्नेह भाग
पित्त से युक्त वायु स्रोतस को बदीड़ करती है तो मांसपेशी बनती है, मांस में प्रवेश करती है। अगर पित्त से युक्त वायु मेद का स्नेह भाग लेकर, मेद का स्नेह भाग, इससे बनता है शिरा स्नायु। लिखो अगली लाइन से, लिखो शिराओं का पाक मृदु। शिराओं का पाक कैसा होता है? मृदु। और स्नायु का पाक खर। ये क्वेश्चन बहुत पूछा गया है। स्नायु का पाक खर। लिखो अगली लाइन से, लिखो पित्त युक्त वायु मांस में अवस्थित होकर, पित्त युक्त वायु मांस में अवस्थित होकर मांस में अवस्थित होकर बार बार अभ्यास से, बार बार अभ्यास से, लिखो आशय की उत्पत्ति, आशय। अब बहुत इंपॉर्टेंट लिखो, लिखो वृक्क। इतनी बार पूछा गया है कि सोच भी नहीं सकती हो। लिखो वृक्क, रक्त और मेद, रक्त और मेद का प्रसाद भाग। इसको याद कर लो, वर्मा, हमारा मित्र है उमेश वर्मा, उसी से याद कर रखा। वर्मे, वृक्क रमे, वृक्क रमे, रक्त और मेद। ठीक है, अगर किडनी की जो चिकित्सा करनी है, वृक्क रोगों की चिकित्सा करनी है, तो रक्त और मेद पर, तुमने देखा भी होगा रक्त का क्या होता है, वहां प्यूरिफिकेशन होता है, मेद होता ही होता है। ठीक, रक्त और मेद का प्रसाद भाग। लिखो वृषण, वृषण। लिखो मांस, रक्त, कफ और मेद का प्रसाद भाग। मांस, रक्त, कफ और मेद का प्रसाद भाग। इसको याद कर लो, वृषण कहां होते हैं? कमर में, कमर में। कफ, मांस, रक्त, मेद। वृक्क रमे और वृषण कमर में, और वहीं से उतरते हैं वृषण। जो टेस्टिस का जो है डाउनवर्ड इंस्टॉलेशन होता है ना, वहीं से होता है। लिखो हृदय, हृदय की उत्पत्ति कहां से होती है? लिखो शोणित और कफ के प्रसाद भाग से, शोणित और कफ के प्रसाद भाग से। जब बॉडी में कफ ज्यादा दूषित हो जाता है, ठीक है, तो जो है हृदय में क्या होती है सबसे ज्यादा? हार्ट कार्डियक डिसऑर्डर में सबसे पहले क्या करते हैं? कफ ही दूषित होता है ना। ठीक, कफ दूषित होता है, रक्त दूषित होता है। ठीक है, इसी की वजह से आर्टेरियोस्क्लेरोसिस, एथेरोस्क्लेरोसिस वगैरह बनती है। तो सीधा रक्त की चिकित्सा करिए और कफ की चिकित्सा करिए हृदय में, सीधा डायरेक्ट। ठीक, देखो हृदय के वाम पार्श्व में, हृदय के नीचे वाम पार्श्व में, वाम पार्श्व में प्लीहा और फुफ्फुस, प्लीहा फुफ्फुस वाम पार्श्व में। देखो दक्षिण, राइट लेटरल यकृत और क्लोम रहता है। ठीक, देखो अष्टांग संग्रह,
अष्टांग संग्रह। लिखो, रक्त और मांस के प्रसाद से आंत्र का निर्माण। रक्त और अष्टांग संग्रह का कंसेप्ट है रक्त और मांस के प्रसाद भाग से आंत्र। आंत्र। लिखो, कफ और रक्त वह स्रोतस। कफ रक्त वह स्रोतस महाभूतों का प्रसाद भाग। महाभूतों का प्रसाद भाग। लिखो, इंद्रियों की उत्पत्ति। इंद्रियां। ठीक, इंद्रियां। अगला लिखो काश्यप, और लिख लो नीट 2025। काश्यप बहुत इंपोर्टेंट। तीसरा श्लोक ही इंपोर्टेंट है। एक श्लोक लिखो। लिखो, प्राण अस्तु बीज धातु ही। प्राण अस्तु बीज धातु ही विभजते। ये फिलिंदी ब्लैंक कराता है। अस्थि संख्या। इस अस्थि संख्या को फिलिंदी ब्लैंक कराता है काश्यप। बहुत बार करा चुका है, बहुत बार पूछ चुका है। पूछता है किसने कहा है ऐसा। ठीक, लिखो, प्रविष्ट मात्रम बीजम ही। पहली लाइन ज्यादा इंपोर्टेंट है। प्रविष्ट मात्रम बीजम ही रक्तेन परिवेष्टयेत। रक्तेन परिवेष्टयेत। हिंदी लिख लो। अब कुछ छूट जाए तो पूछ पाछ लेना बेटा। ठीक, लिखो। लिखो, प्राण। प्राण ब्रैकेट में लिखो जीवात्मा। बीज धातु को। बीज धातु को अस्थि संख्या। अस्थि संख्या के अनुसार विभक्त करता है। अस्थि संख्या के अनुसार विभक्त करता है। और काश्यप की अस्थियां हैं 360। ध्यान से लिख लेना। चरक, काश्यप, भेल, भागवत। अस्थियां 360। सुश्रुत, सारंगधर, भाव प्रकाश। अस्थियां 300। तो इसके अनुसार विभक्त कर रहा है। प्राण अस्तु। प्राण बीज धातु को अस्थि संख्या के अनुसार विभक्त करता है। देखो, शरीर में प्रविष्ट हुआ बीज। शरीर में प्रविष्ट हुआ बीज रक्त के द्वारा परिवेष्टित हो जाता है। रक्त के द्वारा परिवेष्टित हो जाता है। अब ये डिवीजन होगा। देखो, लिखो, शुक्र से। बीज तो रक्त के द्वारा परिवेष्टित हो रहा है। लिखो, शुक्र से।
देखो गर्भ की अस्थियां, शुक्र से बनी गर्भ की अस्थियां, देखो अस्थि से मांस, शुक्र से बनती हैं गर्भ की अस्थियां, अस्थि से बनता है मांस। देखो दोनों से, अस्थि और मांस से, अस्थि और मांस से स्नायु, स्नायु का तथा गर्भ के सभी अंग अवयव, गर्भ के सभी अंग अवयव और इंद्रियों का निर्माण। इंद्रियों का निर्माण होता है। ठीक, तो शुक्र से अस्थि, अस्थि से मांस और मांस से स्नायु, SAMS। शुक्र से अस्थि, अस्थि से मांस, इन दोनों से स्नायु। लिखो अगली लाइन से, लिखो सोडित से हृदय, सोडित से हृदय, हृदय से यकृत, यकृत से प्लीहा और प्लीहा से फुफ्फुस की उत्पत्ति। और प्लीहा से किसकी उत्पत्ति? फुफ्फुस की उत्पत्ति। देखो ये अंग आपस में एक दूसरे से निबंधित होते हैं, परस्पर निबंधनानी, जुड़े हुए एक दूसरे से। परस्पर निबंधनानी। शोणित गड़बड़ अगर है तो सब के सब गड़बड़ हो जाएंगे। अब शुक्र से शोणित से दोनों की कंडीशन बता दी। शुक्र से अस्थि, अस्थि से मांस, मांस से और दोनों से स्नायु, स्नायु से सब अंग अवयव बनेंगे। ठीक, और शोणित से क्या बनना है? हृदय, यकृत, प्लीहा, उसकी उत्पत्ति। समझ में आ गया? साक्षी, मनीष, उज्ज्वल, सौम्या, अंकित, गौरव। चलो अब लिखो हारीत। हारीत, देखो वात और रक्त से त्वचा, वात रक्त से त्वचा, त्वचा पर क्या करेंगे? वार करेंगे। चोट लग जाएगी त्वचा पर वार करने से। देखो मांस त्वचा के आश्रय में, त्वचा के आश्रय में कौन रहता है? मांस। देखो शुक्र और श्लेष्मा से मेद, शुक्र और श्लेष्मा से मेद। लिखो रक्त से रस, रक्त से रस तथा अस्थि की उत्पत्ति। ठीक, लिखो हृदय में पित्त आश्रित, हृदय में पित्त आश्रित। देखो यकृत वात रक्तमय, यकृत वात रक्तमय।
लिखो उरु, उरु माने फीमर बोन, उरु। रक्त श्लेष्म रस आश्रित, रक्त श्लेष्म रस आश्रित। लिखो प्लीहा कफ रक्त और श्लेष्ममय, प्लीहा कफ रक्त श्लेष्ममय प्लीहा। देखो पेशियां कफ रक्त, पेशियां कफ रक्तमय। ठीक है, ये वात रक्त वाला पूछ चुका है त्वचा में। ठीक है, अब हेडिंग डालो गड़बड़ी की मासान मासिक पथ्य। पहले ये पढ़ाते हैं, क्योंकि आएगा तो ये बाद में गड़बड़ी का, लेकिन ये क्वेश्चन इंपोर्टेंट है। मासान मासिक अभी पढ़ाया है तो इसके साथ पढ़ा देंगे, ठीक रहेगा। मासान मासिक पथ्य, ठीक है। तो ये आज पढ़ोगे कल पढ़ोगे, बताओ? बोलो भाई, तुम्हारे हिसाब से ही पढ़ाया जाएगा। मनीष कुशवाहा, बोलो भाई। अरे आवाज नहीं आ रही क्या? अंकित, मनीष, उज्जवल, साक्षी, कल पढ़ा दें? चलो कल पढ़ाया जाएगा। 2 हृदय पढ़ाएंगे, गड़बड़ी मासान मासिक पढ़ाएंगे, 2-3 चीजें कल पढ़ाना है। ठीक है, चलो टेस्ट की तैयारी कर लेना बेटा। टेस्ट कभी भी लिया जा सकता है, कभी भी।